डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम योगी ने गाजीपुर जिले को दी बड़ी सौगात। 692 करोड़ रुपए की लागत वाली 268 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गाजीपुर के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। इनके पाप का पर्दा उठा तो ये कहीं के कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को सीएम योगी ने दी बड़ी राहत। सीएम योगी ने अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपए के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की। बीमा की घोषणा पर अधिवक्ताओं ने जताई खुशी। बलरामपुर में यूरिया वितरण व्यवस्था पर गंभीर सवाल। सिग्नल के लिए किसानों को करीब 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर कराना पड़ता है बायोमेट्रिक। निर्धारित सरकारी मूल्य से अधिक कीमत वसूले जाने और समय पर खाद नहीं मिलने का भी आरोप। नमस्कार, हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। अमेरिकी ठिकानों पर हमले से भड़के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर नेस्ता नाबूद करने की धमकी दे डाली है। इसके साथ ही विश्व शांति के स्वयंभूत ठेकेदार, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मसीहा और ह्यूमन राइट्स का उपदेश बांटने वाले सुपर पावर अमेरिका के दोहरे मापदंड और चरित्र का एक बार फिर खुलासा हो चुका है। जिस अमेरिका को इराक में विनाशकारी हथियारों का झूठ गढ़कर पूरे मुल्क को शमशान बनाने के लिए जाना जाता है, वही अमेरिका आज इजरायल के कंधे पर बंदूक रखकर मिडिल ईस्ट को तीसरे विश्व युद्ध की आग में ढकेल रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका ने गुरुवार सुबह ईरान में 10 से ज़्यादा शहरों पर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किश, केरुजुन, अहवाज, अबादान, शाहेगान, अरवंद केनार, बुशेहर, जाम और खोरमोज को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि उसने ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जन भर ठिकानों को निशाना बनाया। ट्रंप ने हमलों से पहले कहा था कि जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला करने की कोशिश की गई, जिससे भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमला करने की कोशिश की, अब हमारी बारी है। इस युद्ध में अब सऊदी अरब और कतर की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका और सऊदी अमेरिका ने इराक में ईरान समर्थित पीएमएफ के ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिसमें 20 लड़ाके मारे गए। ईरान ने मिस्र के दमियत्ता एयरपोर्ट पर अमेरिकी गैस स्टोरेज टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया। ईरान ने साफ कर दिया कि अब वह अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है, उस पर भरोसा करना जानलेवा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड करीब $90 प्रति बैरल पहुंच गया है। एक्सपर्ट की माने तो अगर हालात और बिगड़े तो क्रूड ऑयल की कीमत $100 से ऊपर तक जा सकती है। अमेरिकी हमलों के बीच कुवैत और बहरीन में मौजूद यूएस के सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले की आशंका बढ़ गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नज़र खास तौर पर कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर है। ईरान और मिडिल ईस्ट की जमीन पर बारूद बरसाते हुए अमेरिका का दावा है कि वह विश्व सुरक्षा का काम कर रहा है। सच्चाई यह है कि यह युद्ध सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि टूटते अमेरिकी एकाधिकार को बचाने के लिए और वैश्विक तेल बाजार पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए किया जा रहा है, जिसका खामियाजा भारत जैसे देश भी उठा रहे हैं, जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि ईरान में अस्थिरता से भारत की कनेक्टिविटी परियोजना जैसे चाबहार बंदरगाह और मध्य एशिया तक पहुंचने का रणनीतिक गलियारा प्रभावित हो रहा है। खाड़ी देशों में लगभग 80-90 लाख भारतीय रहते हैं। युद्ध के व्यापक प्रसार से उनकी सुरक्षा और भारत आने वाले रेमिटेंस पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। भारत अपनी आवश्यकता का 80% से अधिक का कच्चा तेल आयात करता है, जिसमें अधिकांश गल्फ क्षेत्र और हॉर्मुज की खाड़ी से आता है।
तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भारत का चालू खाता घाटा और महंगाई बढ़ेगी। रूल वेस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर का ढोंग रचने वाला वॉशिंगटन अब अपनी सहूलियत देखता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों की धज्जियां उड़ाना उसका पुराना शगल बन गया है। कभी वियतनाम, कभी अफगानिस्तान, तो कभी सीरिया। जहां जहां अमेरिका ने लोकतंत्र की बहाली, सुरक्षा का झंडा गाड़ा, वहां सिवाय खंडहरों, शरणार्थी संकट और वैश्विक महंगाई की सिवाय दुनिया को और कुछ नहीं हासिल हुआ। सवाल है कि इराक और लीबिया के बाद क्या ईरान में अस्थिरता पैदा करने से पूरा मिडिल ईस्ट आतंकवादी समूहों की अराजक गढ़ में तब्दील नहीं हो जाएगा? हालांकि मिडिल ईस्ट के जानकारों का मानना है कि अमेरिका फिलहाल ईरान को डराने और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसकी सैन्य ताकत खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच गहराता या बहुआयामी संघर्ष केवल मिडिल ईस्ट की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर के अंत और नए बहुध्रुवी या मल्टीपोलर और अराजक वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत का सीधा संकेत है। आपको बता दें कि इस युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अक्षमताओं को उजागर किया है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वैश्विक संधियां इस संघर्ष को रोकने या नियंत्रित करने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई हैं। महाशक्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह किए बिना एक तरफा सैन्य कार्रवाई करती हैं, तो यह संदेश जाता है कि वैश्विक व्यवस्था अब केवल सिद्धांतों से नहीं बल्कि सैन्य क्षमता से चलती है। एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक जिसमें अमेरिका, इजरायल, G7 और नाटो के सहयोगी हैं, तो दूसरी तरफ यूरेशियन ब्रिक्स एक्सिस है जिसमें चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया का अनौपचारिक लेकिन मजबूत रणनीतिक गठजोड़ है। चीन मिडिल ईस्ट में अपनी ऊर्जा आपूर्ति और बेल्ट एंड रोड को बचाने के लिए कूटनीतिक और आर्थिक ढाल बना रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी दबाव झेल रहे रूस के लिए ईरान एक अहम सैन्य और रणनीतिक साझेदार बन चुका है। ईरान, रूस और चीन जैसी शक्तियों के कच्चे तेल और गैस व्यापार को अमेरिकी डॉलर के दायरे से बाहर यानी स्थानीय मुद्राओं या डिजिटल करेंसी में लाने की प्रक्रिया को तेज कर रही है। नए वर्ल्ड ऑर्डर की यह बड़ी हकीकत है कि केवल संप्रभु राष्ट्र ही युद्ध का रुख नहीं तय कर रहे हैं। भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब और यूएई अब आंख मूंद कर अमेरिका का साथ देने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हिजबुल्लाह, हुती और विभिन्न मिलिशिया समूह अब बैलिस्टिक मिसाइलों, आधुनिक ड्रोन और साइबर तकनीक से लैस हैं। वे किसी भी बड़ी महाशक्ति की नौसेना और अर्थव्यवस्था को महीनों तक ठप करने की क्षमता रखते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे जुड़ रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल मोहम्मद अमीन साहब आपसे, संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरीके से पंगु नजर आ रहे हैं। क्या दुनिया अब अंतर्राष्ट्रीय संधियों या कानूनों से नहीं बल्कि सिर्फ सैन्य ताकत और दबंगई से चल रही है? एक पूर्व राजनयिक के तौर पर आप इस कूटनीति के इस पूर्ण पतन को कैसे देखते हैं? जी देखिए, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ की पोजीशन हो, जस्टिस की हो, चाहे यूएनओ की नेशन की बात कर रहे हैं आप, और चाहे वो संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इन सब बातों में आपको एक देखने को ये मिलेगा कि जो नियम, कायदे, कानून बनाए गए थे, वो जिस तरीके से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है इलेक्शन कमीशन के लिए, उसका कोई पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन हाँ मॉरलिटी होती है, तो उनको समझने की आवश्यकता होती है, डिप्लोमेसी की आवश्यकता होती है। इस तरह आप देखेंगे कि ये चीजें जो बनी थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसलिए बनी थी, एक दूसरे का समझौता किया जाएगा, एक दूसरे को बताया जाएगा, एक दूसरे को कायल किया जाएगा। लेकिन आज आप देखिए स्थिति ऐसी बन चुकी है, जैसे अभी आप ओपनिंग रिमार्क में आप कह ही रहे थे इस बात को, कि अब इनको कोई भी एजेंसी को कोई अहमियत नहीं रह गई है, वो ना के बराबर है, नाम ही नाम है उनका। जब वो अपने आदेश पारित करती है उनका कोई वैल्यू नहीं है। अब आप देखेंगे कि अमेरिका की अपनी मनमानी है, दादागिरी है। अमेरिका रोज
ईरान को कितने दिनों से तबाह कर रहा है, खत्म कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हो नहीं रहा है। रीजन क्या है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। और आप देखेंगे, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, हमारी पुरानी डिबेट्स आप देखेंगे निकाल के, कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ईरान जो है वो इसलिए पीछे हटने वाला नहीं है कि उसके पीछे जो ताकतें हैं उसमें चाइना है, रशिया है और कोरिया है। क्योंकि ये लोग कंट्रीज जो मजबूत कंट्रीज हैं, ये आने नहीं देंगे अमेरिका को अपने एरिया में। और अमेरिका चाहता है घुसना इस एरिया में, सेंट्रल एशिया के अंदर। सेंट्रल एशिया में उसकी एंट्री नहीं होनी है। आप देखिए कि ईरान जो है यहीं से मार रहा है बराबर, सऊदी तक उसकी मार चल रही है। इधर आप देखेंगे कि आप वेस्ट एशिया में आप देखेंगे यहाँ पर इजराइल तक जा रही है, जॉर्डन तक जा रही है। ये सब क्या है? ये सब यही दर्शाता है कि वो मजबूती से है अपनी जगह, और उसके IRGC के जो उनके प्लान है और जो उन पर स्टोरेज है, उस स्टोरेज से ये समझ नहीं पाए इस बात को, और ये दही की जगह ये चूना चाट गए हैं। जी, हम साहब हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अमेरिका ईरान के 10 से ज़्यादा शहरों पर एयर स्ट्राइक करके इसे ग्लोबल सिक्योरिटी की कार्रवाई बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ चीन और रूस यूरेशियन ब्रिक्स एक्सिस के जरिए ईरान के पीछे ढाल बनकर खड़े हैं, जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब ने भी बताया। क्या यह केवल मिडिल ईस्ट की जंग है, या बाद में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर का आधिकारिक अंत देख रहे हैं? संजीव जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो तीसरा विश्व युद्ध संभव नहीं है मेरे असेसमेंट के मुताबिक, क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रेजेंस है वो एक बहुत बड़े डिटेल्स का कार्य करता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में 20 वर्षों का लगभग फासला था, लेकिन आज 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद से हम 2026 में हैं, और यदि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ है तो उसके पीछे न्यूक्लियर वेपन्स का होना एक सबसे बड़ा कारण है। और संजीव जी, अभी परमाणु युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वेस्ट सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर जो है, क्या उसका आधिकारिक अंत देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे अभी तो ये कहना कि उसका अंत हो गया है, ये मैं नहीं देखता। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है प्रसून जी, कि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, और उसमें सिर्फ ईरान का युद्ध कारण नहीं है। उसका कारण, जो बहुत बड़ा कारण ये है कि जो अन्य जो महाशक्तियां हैं उनका इमर्जेंस हुआ है, उनका जो उत्थान हुआ है, चाहे वो चाइना हो, रशिया अपने आप को रीअसर्ट कर रहा है, भारत विकसित भारत बनने की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, यूरोपियन राष्ट्र अपनी यूनिटी को रीअसर्ट कर रहे हैं, और वो यूरोपियन यूनियन के माध्यम से अपना प्रभाव अधिक से अधिक स्थापित करना चाहते हैं। ब्रिटेन अपने पुराने स्टेटस के लिए तो वो यूरोपियन यूनियन से भी अलग होकर के अपनी फिर से अपने एक रोल को तलाश रहा है। और जैसे कि आज का जो विश्व है वो एक एस्पिरेशनल वर्ल्ड है, और बेहद अहम बात कर रहे हैं संजीव जी आप, लेकिन इन उम्मीदों पे पलीता कौन लगा रहा है? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमारी बारी है। सेंटकॉम ने IRGC के ठिकानों पर सीधे हमले किए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने मिस्र से लेकर जॉर्डन और अमेरिकी गैस टैंकरों तक निशाना बनाया है। मिलिशिया ग्रुप्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के इस दौर में क्या अमेरिकी एयर पावर वाकई ईरान की सैन्य क्षमता को ध्वस्त कर सकती है, या अमेरिका एक और अफगानिस्तान या इराक जैसी न खत्म होने वाली वॉर में फंस चुका है? जी हाँ, बहुत ही सुंदर सवाल है। मैं एयरफोर्स में 34 साल था जी, फाइटर पायलट था, MiG-23 उड़ाया, और हमें हमेशा से ट्रेनिंग दी गई कि एयर पावर का इस्तेमाल दुश्मन को कमजोर करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन एयर पावर जो है वो अपने आप में युद्ध को जिता नहीं सकती। अगर युद्ध जीतना है तो फाइनली आपको दुश्मन को कमजोर करने के बाद दुश्मन के साथ डायलॉग, डिप्लोमेसी, बातचीत करनी पड़ेगी। तो आप ये भी कह रहे हैं देवनाथ जी की जमीनी स्तर पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जिसमें अमेरिका ट्रैप में फंसेगा? हाँ, एक तरीका ये भी है कि जब एयरफोर्स अपना काम कर लेती है, दुश्मन कमजोर हो जाता है, तो जमीनी स्तर पर आप आक्रामक रुख अपनाइए।
लेकिन अमेरिका में इस वक्त बूट्स ऑन ग्राउंड डालने का किसी को भी इच्छा नहीं है, ना रिपब्लिकन पार्टी ना डेमोक्रेट्स। उभय पक्ष के जो सपोर्टर्स हैं वो अपने बेटों को, अपने पिताजी को, अपने पति को, अपने भाई को इस युद्ध में नहीं भेजना चाहती हैं। वो नहीं चाहते कि जमीनी जंग में ईरान के साथ गुत्तम गुत्ता हो, क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं अभी 4 महीने के युद्ध में कैजुअलिटी हुई है, अमेरिका की 18 सोल्जर्स की मृत्यु हुई है। लेकिन अगर जमीनी असॉल्ट होता है, समझे इराक और ईरान का बॉर्डर करीबन 900 किलोमीटर लंबा है, कुवैत का बॉर्डर भी कुछ कॉमन पड़ता है, अगर वहां से या सऊदी की दिशा से आकर हमला किया जाता है जमीनी असॉल्ट, तो फिर अमेरिका को 40,000 या 60,000 ट्रुप्स भेजने पड़ेंगे। मैं सद्दाम हुसैन के उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ इराक के साथ। इराक के मुकाबले ईरान 3 गुना ज्यादा बड़ा है। ईरान तो प्राय जितना बड़ा उत्तर भारत है तो उतना बड़ा है। देवनाथ जी, आप Population बेहद ईरान से अहम बात बड़ी। बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अमेरिका ट्रैप में फंस चुका है। अब अमेरिका क्या फैसला करता है यह जानेंगे। संजीव जी, इस युद्ध में क्या अमेरिका वास्तव में उस ट्रैप में फंस चुका है जहां से वह न निकल पा रहा है न कंटिन्यू कर पा रहा है? जी संजीव जी। देखिए, ट्रैप तो मैं नहीं कहूंगा। ट्रैप से ज्यादा मैं मानता हूं कि अमेरिका का कोई भी जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, चाहे जिमी कार्टर ऑनवर्ड्स, उन सभी ने ईरान को, इस वहाँ के इस्लामिक रिजीम को, जो कि अमेरिका के प्रति एडवर्सोरियल रुख रखती है, उसको हिट करने के बारे में जरूर सोचा था। डोनाल्ड ट्रंप में अंतर यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिखाया जो अन्य सोचा करते थे। और मैं आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहता हूँ कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अपनी 2002 की एक स्पीच में एक्सिस ऑफ इविल की बात कही थी, जिसमें कि ईरान, इराक, नॉर्थ कोरिया की उन्होंने चर्चा की थी। तो इराक को तो उन्होंने स्वयं हैंडल किया, और आप जानते हैं कि सद्दाम हुसैन को उन्होंने अल्टीमेटली टॉपल किया। लेकिन जो ईरान और नॉर्थ कोरिया का जो चैलेंज है, वो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट के लिए आज भी एक बड़ा चैलेंज रहा है। और मैं मानता हूं कि ये जो अमेरिका है, ये युद्ध इसको जारी रखेगा। और यदि ईरान की इस्लामिक रिजीम अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं लाती है, अभी तक उसका कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, और यदि वो इसी तरीके का हार्ड लाइन रुख अख्तियार करती है, तो फिर ये युद्ध आगे और भी अधिक भीषण हो सकता है। और फिर इसका जो अल्टीमेट जो खामियाजा है, वो ईरान के इस्लामिक रिजीम को उठाना पड़ सकता है। लेकिन संजीव जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस युद्ध की सबसे बड़ी मार भारत जैसे गैर शामिल देशों पर भी पड़ रही है। क्रूड ऑयल $90 पार जा चुका है, $100 के ओर अग्रसर है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट पर संकट है। खाड़ी में 80-90 लाख भारतीयों की सुरक्षा दांव पर है। भारत की रणनीतिक संतुलन और मल्टी अलाइनमेंट की नीति की असली परीक्षा अब कैसे होगी? जी देखिए, भारत के लिए निसंदेह ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, और भारत ही नहीं, मैं कहूंगा कि यह वैश्विक संकट की स्थिति है, और ऊर्जा का जो संकट है वो वैश्विक संकट है। और जाहिर है कि इसको लेकर के हमारी जो सरकार है वो तमाम रणनीतियों पर कार्य कर रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ये कि हमें अपने एनर्जी इंपोर्ट्स के जो डेस्टिनेशंस हैं, उसको स्थायी रूप से जो अल्टरनेट जो डेस्टिनेशन है उसको स्थापित करना होगा। क्योंकि ये जो युद्ध है वेस्ट एशिया का, ये लंबा चलने वाला युद्ध है, ये अभी इतना आसानी से रुकेगा नहीं। और यदि सीज फायर हो भी गया तो वो कब ब्रेक हो जाए कोई नहीं। बेहद अहम बात कह रहे हैं आप। लेकिन इसके साथ सवाल ये भी उठता है डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए रूस, चीन, ईरान क्रूड और गैस व्यापार को लोकल एजेंसी या डिजिटल एसेट्स में ले जा रहे हैं, यानी डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं। अगर हार्मुज की खाड़ी लंबे समय तक बाधित रहती है तो क्या अमेरिकी पेट्रो डॉलर की बादशाहत का गिरना तय है? इसमें कोई दो राह नहीं कि पेट्रो डॉलर का तो रिजीम अब खत्म होने वाला है, क्योंकि सब लोगों ने देख लिया, खाड़ी के देशों ने, कि जिसको ये प्रोटेक्शन देने की बात कहते थे, इनके खुद के अपने झंडे उखाड़ दिए गए। चाहे जॉर्डन रहा हो, चाहे कुवैत रहा हो, चाहे यूएई रहा हो, हर जगह से इनको जो है पीछे मात खानी पड़ी है, और ये अपने को डिफेंस करने में लग गए। इसे समझ चुका है सारे कंट्रीज, वहाँ पे जितने गल्फ कंट्रीज हैं, ये हमारी अपनी क्या सुरक्षा देंगे, ये अपनी अपनी सुरक्षा कर लेंगे। और मैं देवनाथ जी की बिल्कुल बात से एग्री करता हूँ कि देवनाथ जी ने जो पहले कही बात, इस बात को कि जो उनका ऊपर से डराने वाला मामला है, वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, उनका भी अपना 34-35 साल का अनुभव है, तो वो एक ऊपर से डराने की बात कर रहे हैं। लेकिन IRGC ने पहले ही कहा था, याद होगा आपको, पिछली लड़ाई में कहा था कि IRGC ने कि ये नीचे उतरे, उनको हम बताएंगे, इनकी कबरगाह बना देंगे।
ये जो शब्द कहे थे वो बिल्कुल सच्चे उतरते हैं, क्योंकि वो नीचे उतरने को तैयार नहीं है। अगर नीचे उतरेंगे तो बहुत ही उनको इस लड़ाई का खमियाजा उठाना पड़ेगा। वो पहाड़ों का एरिया है, ये फारस के लोग हैं, कोई आज से नहीं, बहुत पुरानी लड़ाइयाँ वहाँ हुई हैं, उनका इतिहास है। कभी भी कोई जल्दी उस इलाके में विजय नहीं पा पाया, अगर किसी ने पाया भी तो उसको वहाँ से हटना पड़ा। तो ये ईरानी जो हैं ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जैसे आपने देखा अफगानिस्तान में भी नहीं टिक पाए अमेरिकन, इराक में भी नहीं टिक पाए। ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि यहाँ पर इनके झंडे नहीं गड़ेंगे। स्ट्राइक तो कर सकते हैं, एयर स्ट्राइक, लेकिन वहां पर नीचे उतरने की इनकी दम नहीं है, और न ही वहां पर इसको यूनिटी को तोड़ पाए हैं। जो आपको देखने को मिला खुमैनी की डेथ के बाद, जो वहां पर हुआ था प्रोसेशन, 100 कंट्रीज का उनके साथ साथ था, और वहां पे बच्चे मैदान में लड़ने को तैयार हैं। मैदान पे बच्चे लड़ने को तैयार थे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। देवनाथ जी, इस महायुद्ध में एक नया पैटर्न दिख रहा है। अब केवल 7 कंट्रीज ही नहीं, संप्रभु देश ही नहीं, बल्कि हूथी, हिजबुल्लाह, पीएमएफ जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स भी मॉडर्न ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से महाशक्तियों की नौसेना सप्लाई चेन को ठप कर रहे हैं। क्या यह आधुनिक युद्ध कला में अब केवल स्टेट आर्मी का दबदबा खत्म हो चुका है? हाँ, देखिए हो क्या रहा है कि इसके पहले भी प्राइवेट आर्मीज का चलन था। सिर्फ यह है कि खुलकर बात सामने नहीं आती है। रशिया ने अपने प्राइवेट आर्मीज का इस्तेमाल किया सीरिया में, रशिया ने अपनी प्राइवेट आर्मीज का इस्तेमाल किया अफ्रीका में, अमेरिका ने भी अपनी मर्सनरीज का इस्तेमाल बखूबी किया दुनिया के कई देशों में। दुनिया के कई देशों में तो CIA और मर्सनरीज ने मिलकर सत्ता पलट भी किया। लेकिन हाँ, और जो ऑर्गेनाइज्ड तरीका ईरान ने अख्तियार किया, ये एक चैलेंजिंग मॉडल है। देवनाथ जी, अगर आप ये बात मान रहे हैं तो जल्दी से आपसे जवाब चाहेंगे कि क्या अब सेना को लेकर जो धारणा थी वह भी दुनिया को नए रूप में देखने को मिलेगी, और जिससे आतंकवाद को भी नई परिभाषा मिल सकती है? देवनाथ जी। हाँ, देखिए आतंकवाद में थोड़ा सा फर्क है। कई जगह क्या होती है, जो मर्सनरी या प्राइवेट आर्मी होती है वो सरकारी कंट्रोल में होती है। लेकिन जो सरकारें कुछ ऐसी भी हैं, पाकिस्तान एक क्लासिक एग्जांपल है, जहां पर सरकारी कंट्रोल में आतंकवादी और धार्मिक उन्मादवाद को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा समय आ रहा है, एक हाइब्रिड वार का समय आ गया है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारा गृह मंत्रालय उस तरफ काम कर रहा है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा कि नया वर्ल्ड ऑर्डर तय हो रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर किसी एक महाशक्ति का नहीं, बल्कि अस्थिरता, अनिश्चितता और क्षेत्रीय शक्तियों के उभार का दौर है। अमेरिका अब दुनिया का अकेला ग्लोबल पुलिसमैन नहीं रहा, और यही शक्ति का असंतुलन इस नए और खतरनाक वर्ल्ड ऑर्डर को जन्म दे रहा है, जिससे तय है कि मिडिल ईस्ट युद्ध के नतीजे चाहे जो भी हों, अमेरिका की बादशाहत टूटना तय है। आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।